नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो ट्यून एम्पलीफायर्स हैं उसको हम कैस्केड में कनेक्ट करेंगे। अब कैस्केड में जो कनेक्शन है वो किस टाइप से हो सकता है, उसी बेसिस पे दो टाइप्स यहाँ डिस्कस होंगी। एक है आपका सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर और दूसरा है आपका स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर्स पे आएंगे। सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि एम्पलीफायर हैं, अगर उसको आप कैस्केड में कनेक्ट करोगे, मल्टीपल स्टेजेस आपकी कनेक्ट होंगी तो यकीनन आपका गेन बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज किसी भी एम्पलीफायर के लिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। एक चीज़ को इंक्रीज़ करोगे तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर है, पहली बात तो क्या है कि जितने भी आपके ट्यून्ड एम्पलीफायर हैं अगर उनको कैस्केड में कनेक्ट कर दें तो उसका नाम है सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर। इन एम्पलीफायर्स की दूसरी जो खास बात है वो ये कि जितने भी ट्यून्ड एम्पलीफायर आप कैस्केड में कनेक्ट करोगे उन सभी ट्यून्ड एम्पलीफायर की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए। यानी जितने भी आपके टैंक सर्किट्स होंगे उसमें एल और सी सब की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज का फार्मूला ये होता है 1/2π/LC। तो जितने भी स्टेजेस हों आपके ट्यून्ड एम्पलीफायर के, सब की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और वो जब कैस्केड में कनेक्ट होंगे तो उनको हम सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर कहेंगे। बात करते हैं गेन की। भाई किसी भी एम्पलीफायर को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गेन को हम बढ़ा सकें, तो गेन डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो जाता है। बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ गेन अगर इंक्रीज हुआ है तो मैंने अभी बताया कि जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप गेन को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ घट जाएगी। तो बैंडविड्थ जो है वो सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर्स में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गेन आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ट्यून्ड एम्पलीफायर भी फर्दर दो टाइप से डिवाइड होते हैं। एक होता है सिंगल ट्यून्ड और दूसरा होता है डबल ट्यून्ड। अगर आपने सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर को कैस्केड में कनेक्ट किया और सभी अलग अलग स्टेजेस के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी सेम थे, n मान लीजिए आपके आइडेंटिकल एम्पलीफायर्स हैं जिसको कैस्केड में कनेक्ट करोगे, तो जो ओवरऑल बैंडविड्थ है वो क्या होगी? देखो, बैंडविड्थ ऑफ वन स्टेज, क्योंकि ये आपका सिंक्रोनसली है तो सभी स्टेजेस की बैंडविड्थ सेम होगी। तो बैंडविड्थ 1 लिखें 2 लिखें, बात सबकी एक ही होगी। दैट इज मल्टीप्लाई विद √2 की पावर 1/n-1, राइट। ये आपका होगा, यानी इस फैक्टर से आपकी बैंडविड्थ कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सिंगल ट्यून ना होके डबल ट्यून एम्पलीफायर है, n आइडेंटिकल स्टेजेस हैं जिसको मैं कैस्केड में कनेक्ट करूंगा, तो फिर आपकी ओवरऑल जो बैंडविड्थ है वो कितनी होगी? बैंडविड्थ ऑफ एनी स्टेज, दैट इज बैंडविड्थ 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 1/n-1, 1/4, राइट। इसका मतलब है 2 की पावर 1/n-1 होल की पावर 1/4। अब देखो, इसमें एक एनालिसिस हम करना चाहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए n आपका 2 है, यानी दो ऐसे एम्पलीफायर हैं जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो कितना बनेगा बैंडविड्थ? बैंडविड्थ आपका बनेगा, n की वैल्यू 2 है तो 1/2 कितना हुआ? 0.5, 2 की पावर 0.5 दिस -1 तो ये बन गया आपका वही 0.64 मल्टीप्लाई विद दी बैंडविड्थ ऑफ एनी वन स्टेज। क्योंकि दो स्टेज के आपके सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर थे, यानी दो एम्पलीफायर थे और दोनों की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम थी, दोनों की बैंडविड्थ भी सेम थी, तो हमने उनमें से कोई एक बैंडविड्थ ले ली, तो वो आपका दो स्टेजेस में जो बैंडविड्थ है वो आपका 0.64 मल्टीप्लाई विद द इनिशियल बैंडविड्थ वो आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर के भी मैं दो ही स्टेज कनेक्ट करूँ, तब देखूंगा मैं कि मेरा ओवरऑल बैंडविड्थ कितना कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल ट्यून
कैस्केड कनेक्शंस। तो ये देख लीजिए कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2 कितना 0.5, 2 की पावर 0.5 ये हो गया, -1 हो गया, होल रेज टू पावर 1/4, 1/4 होता है दोस्तों 0.25। तो ये देखो आप यहाँ कितना बना 0.8 मल्टीप्लाई विद बैंडविड्थ ऑफ 1। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि जब आप सिंगल ट्यून को कैस्केड में कनेक्ट करते हो तो बैंडविड्थ बहुत हद तक कम हो जाती है, लेकिन जब आप डबल ट्यून को कैस्केड में कनेक्ट करते हो तो बैंडविड्थ कम तो होती है, लेकिन एज कंपेयर टू सिंगल ट्यून जो कनेक्शन है उसके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज नहीं होती है। अब आते हैं हम स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर्स पे। स्टैगर्ड्स का मतलब क्या है? स्टैगर्ड्स का देखो यही मतलब है, दोनों एम्पलीफायर ये बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि ये आपके ट्यूनिंग एम्पलीफायर्स को हम कैस्केड में कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ट्यूनिंग एम्पलीफायर में यहाँ पे तो सभी एम्पलीफायर की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट है। डिफरेंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ जो ट्यून्ड एम्पलीफायर आप कैस्केड में कनेक्ट करोगे उसे ही हम स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर कहते हैं। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि गेन तो चलो बढ़ जाता है, लेकिन बैंडविड्थ अगर कम हो रही है तो ये बैंडविड्थ कम होना ही हमारा कंसर्न है। तो हम चाहते हैं यूज टू इंक्रीज बैंडविड्थ, ठीक है। तो वो देखो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है। मान लीजिए आपके पास 2 स्टेजेस हैं जहाँ पे आपने इसको कैस्केड में कनेक्ट किया। पहली स्टेज का जो आपका एम्पलीफायर है उसकी जो बैंडविड्थ है वो आपकी क्या है? बैंडविड्थ 1, ठीक है। और इसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी F01। आपको पता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग होंगी इस टाइप का जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है स्टैगर्ड का। तो जो दूसरी स्टेज का एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ भी मान लीजिए आपकी यही है। बैंडविड्थ सेम हो सकती है लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। इस ग्राफ में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर है उसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो F02 है, ठीक है। तो ये देख लीजिए भाई, ये है मेरा F01। मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो है ये आपका एक मिनिमम वोल्टेज लेवल है जो एक्सेप्टेबल है। इससे कम वोल्टेज अगर गेन मिलता है आपको तो वो डिस्टोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपका यहाँ पे भाई मैक्सिमम वोल्टेज गेन था AV, ठीक है। और ये था AV/√2, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट एम्पलीफायर का है, दूसरा आपका सेकेंड ट्यून एम्पलीफायर का है। तो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं हायर माइनस लोअर, इसका भी हायर माइनस लोअर। तो ये जो बैंडविड्थ है 1 की और जो बैंडविड्थ है आपकी 2 की, दोनों की बैंडविड्थ तो सेम है। बैंडविड्थ तो सेम हो सकती हैं लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये छोटी है और ये आपकी बड़ी है। तो जब हम ऐसे एम्पलीफायर्स को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं तो वो आपका स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर है और इसमें जो आपको गेन मिलता है वो कुछ ऐसा मिल जाता है। स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर्स में इस टाइप का गेन मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ आपकी छोटी थी और अब आपकी बैंडविड्थ काफ़ी बड़ी हो चुकी है और गेन भी आपका यकीनन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जो ओवरऑल बैंडविड्थ है स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर में वो क्या होगी कि जो आपका एक स्टेज का बैंडविड्थ था मल्टीप्लाई विद √2, राइट। √2 आपका कितना होता है 1.414 मल्टीप्लाई विद ओमेगा बैंडविड्थ ऑफ फर्स्ट, दिस वुड बी दी ओवरऑल बैंडविड्थ। तो ये था दोस्तों आपका स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर और सिंक्रोनसली ट्यून्ड एम्पलीफायर। आई होप आपको समझ आ जाएगा। इन एम्पलीफायर्स का AC एनालिसिस, गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस आपके कोर्स वर्क में नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जितना यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।